जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरा लघुत्तरी प्रश्न हिंदी विषय का करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 14 तक के प्रश्नों को करा था। आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो 15वां प्रश्न है, भक्ति और वात्सल्य रस में क्या अंतर है? कोई एक उदाहरण लिखिए। तो भक्ति और वात्सल्य रस में अंतर। भक्ति रस में परमात्मा विषय प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होकर रस की निष्पत्ति करता है। मतलब जो प्रेम भक्ति या भगवान को देखकर मन में उमड़ता है और रस की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? भक्ति रस कहा जाता है। वात्सल्य रस की बात करें तो पुत्र शिष्य बालक अनुज को देखकर मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसके द्वारा जो रस की निष्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस कहा जाता है। मतलब भगवान के प्रति जो प्रेम है वो क्या है? भक्ति रस है। और वात्सल्य रस से वात्सल्य पुत्र शिष्य बालक के प्रति जो प्रेम का रस निकलता है वो क्या है? वात्सल्य रस है। तो भक्ति और वात्सल्य रस दोनों समझ में आए। आइए इनके एक एक उदाहरण हम पढ़ते हैं। तो भक्ति रस की करें। भक्ति रस पद पखारि जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुन मुदित गयों ले पार। मतलब ये जो चौपाई है ये कहाँ की बात कर रही है? जो केवट है वो राम भगवान को ऐसे पार नहीं उतारने वाला है। वो क्या करता है? पांव पखारने की बात करता है। भक्ति रस की यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। वहीं पर वात्सल्य रस की बात करें, आंगन फिरत राम नर नाहू आंगन फिरत राम नर नाहू पाई पैजनिया बाजत काहू पाई पैजनिया बाजत काहू कबहु तात कही मोहि बुलावई कबहु मात कही मोहि बुलावई। मतलब ये राम भगवान के बारे में बताया गया है। जब राम भगवान छोटे थे तो राम भगवान अपने आंगन में टहलते हुए पैजनिया बजाते हुए कभी तात मतलब अपने पिताश्री को बुलाते, कभी अपने माता को बुलाते। इसी का वर्णन यहाँ पर इस चौपाई में मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्द में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। और ये जो प्रश्न है आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न 2018 में आया, 2019 में आया, 2023 में आया। यह लगातार इसी तरीके से पूछा जा रहा है। लगभग 1 सालों का 2 सालों का गैप करके 2024 में भी आया। यह प्रश्न आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न को मतलब एक जो राष्ट्रीय पर्व है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर रखे। वैसे तो इतनी जानकारी तो है ही कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, 2 अक्टूबर हुआ, इस राष्ट्रीय पर्व पर आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। सभी विराम चिन्हों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम के बारे में बात करते हैं। पूर्ण विराम का उपयोग कहाँ होता है? जब वाक्य का अंत होता है, मतलब जब हमारा वाक्य पूर्ण होता है तो उसमें क्या लगता है? अंत में पूर्ण विराम लगता है। तो वाक्य के अंत में लगाया जाता है क्या? पूर्ण विराम। उदाहरण, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और जब मेरा वाक्य पूर्ण होता है तो वहां पर क्या है? पूर्ण विराम है। अल्प विराम की बात करें, जब वाक्य में कुछ देर रुकना होता है तो वहां पर क्या लगाया जाता है? अल्प विराम। अल्प विराम से ही क्या होता है? अर्थ भी स्पष्ट होता है, रुकावट से ही। अल्प विराम जब वाक्य चल रहा होता है, वाक्य लंबा है, तो उसके बीच में थोड़ा सा जो ठहराव है हल्का सा, वही क्या है? अल्प विराम है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। तो मतलब आत्मा को अलग किया इसने, अजर को अलग किया, अमर और की जगह पर कामा, अमर अविनाशी है। तो मतलब और भी न लगाते, यहाँ पर कामा लगाते जाते तो भी क्या हो जाता? मतलब अलगाव की बात कौन करता है? या अल्प विराम करता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह जो चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह का है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगे? तो यहाँ पर जो चिन्ह लगा है, मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का। और विस्मय बोधक चिन्ह की बात करें, जिस वाक्य में आश्चर्य दिखाई दे, दुख दिखाई दे, खुशी दिखाई दे का भाव हो, वहां पर क्या होता है? विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाह, ताजमहल कितना सुंदर है, अरे उसने यह जीत लिया। तो मतलब जो आश्चर्य की बात हो, दुख की बात हो, खुशी की बात हो, वहां को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? विस्मय बोधक चिन्हों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कोष्टक चिन्ह की। तो कोष्टक चिन्ह ये है, कोष्टक चिन्ह किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने
या विशेष सूचक बात कहने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब क्या है, प्रयोगवादी कवि थे, अज्ञेय जो थे उनके बारे में बता दिया तो कोष्टक में बताया, तो इससे क्या हुई, विशेषता को दर्शाने के लिए, विशेषता को, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का उपयोग करते हैं। ज्ञानपीठ सम्मान मिला और हंस पद और त्रुटि बोधक चिन्ह, अगर कोई वाक्य लिख रहे हैं उसमें से कोई छूट गया, जैसे अंश यहाँ से छूट गया तो अंश को लिखना है तो यहाँ पर एस सिंबल का प्रयोग करके हम अंश को लिख सकते हैं। बात समझ में आए। मुकेश एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लिखने के लिए यहाँ पर तो अच्छा को क्या करेंगे, हम इस सिंबल का उपयोग करके अच्छा का लिख देंगे। और अब बढ़ते हैं अगले चिन्ह की ओर। अर्ध विराम की बात करें तो अर्ध विराम जो रुकावट है यह अल्प विराम से, वाक्य में जैसे अल्प विराम होता है और अर्ध विराम होता है, अल्प विराम में बहुत थोड़ा रुका जाता है, लेकिन थोड़ा से ज्यादा, अल्प विराम से अगर ज्यादा रुका जा रहा है तो क्या है, अर्ध विराम है। वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकने के लिए क्या किया जाता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपका काम कर दूंगा, मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो जो मैंने इतना ठहराव लिया वहीं पर किसका प्रयोग होता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले चिन्ह के बारे में। तो मतलब आपके लघुत्तरी में केवल इतने ही चिन्ह दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार पूछे गए हैं। और एक है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, जब किसी की बात जिसने जिस प्रकार से कही है उसी की बात को उसकी भाषा में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यह भी याद रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है, मतलब वाक्य यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करना है कि इस वाक्य में कौन सा चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होगा। तो सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा वाक्य में मैंने रुकावट की। फिर ज्ञानी है, ज्ञानी और मूर्ख को अलग करने के लिए कॉमा लगाया गया, पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है, कामा, वह सबसे बड़ा मूर्ख है, यहाँ पर वाक्य पूरा होता है। तो इस प्रकार से सभी के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वही क्या है, हमारे विराम चिन्ह है। मतलब वाक्य के अर्थ को बेहतर और स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर का उदाहरण सहित समझाइए। तो दीर्घ स्वर होते कौन है, आइए जानते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर अ, ई, उ से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो स्वर जो होते हैं उच्चारण के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण के अनुसार। पहला है ह्रस्व स्वर, जिस स्वर में एक मात्रिक का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिस स्वर में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय, मतलब 2 मात्रिक का समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। उसके बाद में आता है प्लुत स्वर, जिस स्वर में 2 मात्रिक से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर का उदाहरण क्या है, ओम जो है यह प्लुत स्वर का उदाहरण है। और अ, ई, उ, री, ये सब क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर हैं। इसके बारे में मैंने लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्नों में काफी डिटेल के साथ दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, इनके उदाहरण के बारे में और किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, यह सारी चीजें मैंने काफी डिटेल के साथ पढ़ाई है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता यह है कि कहानी सुनाने से विद्यार्थियों का संकोच दूर होता है, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है और बच्चे का पाठन क्रिया में रुचि लेता है। मतलब जब कहानी के माध्यम से कोई चीजें पढ़ाई जाती हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे का मन लगता है, और जो चीजें, जो शब्द रखे जाते हैं तो अच्छा इसने इस प्रकार से किया, ये सारी चीजों का विकास किससे होता है, कहानी के माध्यम से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निबंध से क्या अभिप्राय है। विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना को क्या कहते हैं, निबंध कहलाती है। मतलब अपने विचारों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने की विधा क्या है, गद्य विधा क्या है, निबंध है। बात समझ में आई। मतलब निबंध क्या है, अपने विचारों को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा ना,
सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाने वाली गद्य विधा क्या कहलाती है? निबंध कहलाती है। अब बात करते हैं गद्य और पद्य की। गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। गद्य क्या है? प्रोज, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे उन्हें पता हो जाएगा। गद्य लेखन एक वह रूप है जो साधारण बोलचाल की भाषा के सबसे निकट होता है। इसमें मुख्य विशेषता यह होती है कि गद्य वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, आदि के नियमों को पूरी तरीके से पालन किया जाता है। मतलब जो विराम चिन्ह है इनके नियमों का पालन किया जाता है। और क्या होता है? गद्य में लय या ताल की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। मतलब गायन के तरीके से गद्य को नहीं पढ़ा जाता। गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता। जो कहानी है, निबंध है, पत्र है, समाचार है, गद्य में लिखे जाते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें क्या होती हैं? गद्य की विधाएं हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है पद्य, पोएट्री। मतलब जो कविताएं लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोएट्री में आते हैं। पद्य साहित्य वह विधा है जिससे किसी कहानी या भाव को कलात्मक, संगीतमक और लयबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। मतलब कलात्मक तरीके से, संगीतात्मक और लयबद्ध तरीके से जो प्रस्तुत किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। पद्य में विराम चिन्हों आदि के नियमों का कोई सख्त बंधन नहीं होता। पद्य में विराम चिन्हों का बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता। पद्य में गति की, लय की विशेष भूमिका होती है। मतलब किस गति से उसे गायन किया जाएगा, लय क्या होगा, उसकी भूमिका होती है। इसी से कविता में संगीत उत्पन्न होता है। इसी से कविता में क्या होता है? संगीत उत्पन्न होता है। पद्य की रचना छंदबद्ध, छंद युक्त होती है। कविता, गीता, दोहा, चौपाई पद्य से लिखे जाते हैं। गद्य और पद्य समझ में आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? जब आप लिख रहे हैं तो आपके आंखों के बीच में और कागज के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला प्रश्न है, समासिक पद किसे कहते हैं? समासिक पद है क्या? सबसे पहले यह जानते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है उन्हें क्या कहा जाता है? समासिक पद कहते हैं। जैसे चाय, नाश्ता, रोटी, रोटी, पढ़ाई, लिखाई, यह सब में क्या है? कौन सा समास है? सबसे पहले यह बताइए। जैसे माता और पिता, माता और पिता लिखा गया ना। अब इसे समासिक में लिखना है तो माता पिता, क्या लिख देंगे? माता पिता। तो यहाँ पर कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? यहाँ पर द्वंद्व समास है। यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। और जो ये है क्या है? यह समास है। और इसके बाद में जो ये पद प्राप्त हुआ यही क्या है? समासिक पद है। समासिक पद समझ में आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? किन्हीं दो कौशलों का उद्देश्य लिखिए। भाषा कौशल में प्रमुख चार, भाषा को सीखने के लिए प्रमुख चार कौशल है। क्या है? सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, यह सभी क्या है? हमारे भाषाई कौशल हैं जिसके माध्यम से हम भाषाओं को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम पठन कौशल के उद्देश्य की बात करते हैं। तो पठन कौशल के माध्यम वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं। पठन के जरिए क्या करते हैं? जो दूसरों के विचार हैं, जिन्होंने लिखा है, उनको हम पढ़कर समझते हैं। इससे हमारी समझ में वृद्धि होती है, नए नए तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। नियमित पठन से हमारी स्मरण शक्ति, याद रखने की क्षमता बढ़ती है। यह सारे बेनिफिट किससे मिलते हैं? पठन कौशल से मिलते हैं। और शब्दों का विकास होता है। यह सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आपको बस जानना था कि क्या क्या कौशल होते हैं। लिखित कौशल का उद्देश्य, लिखित कौशल के द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। लिखित कौशल जब हमारे में डेवलप होगा तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। और यह हमारे विचारों को एक स्थायी और व्यवस्थित रूप देता है। जब हम बोलते हैं, बोलने के बाद में कुछ दिन बाद हर चीज की एक नियम होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो दुनिया की हर कोई चीज क्या होगी? भूल जाएगी। तो हर चीज भूल जाते हैं लोग, तो इसलिए हर चीज का रिवीजन चाहिए। इसीलिए लोगों को स्थायी रूप से यह बताया गया कि मतलब लिख कर जब रखेंगे तो वो स्थायी होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके सेव करके रख लीजिए, जिससे परीक्षा के समय में आप रिवीजन कर सकें। और रिवीजन जब आप एक ही वीडियो देखें, किसी एक ही टीचर का देखें, मैं ये नहीं कहता कि हर टीचर का देखें, मैं कहता हूं किसी एक टीचर को डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इससे पढ़ना है।
उसके बाद में उसी टीचर से पढ़िए और जब उस टीचर से पढ़ेंगे तो फिर उसकी बातों को समझने में कम समय लगेगा, बहुत ही फास्ट रिवीजन कर पाएँगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि टीचर बदलने से नहीं, केवल आप उसी चीज़ को बार-बार करते रहिए। अभ्यास से हर चीज़ सीखी जा सकती है। तो यहाँ पर अभ्यास की ज़रूरत है, परीक्षा नज़दीक आ रही है और परीक्षा जितनी नज़दीक हो केवल एक टीचर सेलेक्ट करिए, उससे रिवीजन करते रहिए, आपका वो सब्जेक्ट सबसे बेहतर होगा, मैं यह दावा करता हूँ। लेकिन वो लोग बहुत परेशान होंगे जो कभी इस टीचर से पढ़ रहे हैं, कभी उस टीचर से पढ़ रहे हैं, कभी उस टीचर से पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनके शब्द बदलेंगे, विचार बदलेंगे और पता लगा इसका ना विचार ना उसका विचार, दोनों का विचार मैच ही नहीं कर रहा और आपके समझ में नहीं आया। तो जो शब्दों को रिलेट करके एक टीचर पढ़ाता है, उसी टीचर का एक वीडियो, वही वीडियो एक बार रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाएगी। काफ़ी तेज़ी से आप बेहतर तरीके से आप परीक्षा में लिख पाएँगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है किसी काम को स्वयं न करना, दूसरों से करवाना ही क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं। यहाँ अध्यापक क्या है? करता है, स्वयं पाठ नहीं पढ़ रहा है बल्कि छात्र को पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, पढ़वा रहा है। मोहित ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया, मतलब जो काम दूसरे से करवाया जा रहा है वहीं पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन से क्या क्या महत्व है? मौन वाचन से आपके समझ का विकास होता है। जब आप मौन वाचन करते हैं तो हर एक वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं, इससे आपका समझ का विकास होता है, दूसरों को परेशानी नहीं होती है और आपको पढ़ने में तीव्रता आती है और बड़ी तेजी से आप पढ़ सकते हैं। भाषा शिक्षण मौन वाचन के महत्व, भाषा पठन करने से पढ़ने की गति में तीव्रता आ जाती है, स्मरण करने की क्षमता का विकास होता है, विद्यार्थियों के शब्द और सुक्ति भंडारण में वृद्धि होती है, कक्षा विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान करना होता है, विद्यार्थी के अर्थ ग्रहण करने की तीव्र गति से विकास होता है। मैंने जो चीजें बताई ना, तीव्र गति से आप पढ़ पाएंगे, उसके बाद में तीव्र गति से आपका समझ विकसित होगा, आपके सुक्ति मतलब शब्दों का भंडारण बढ़ेगा। जब आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे आपके शब्द क्या होंगे? बढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपकी समझ होगी, स्मरण शक्ति होगी, उसका भी विकास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो मैंने जब अभिव्यक्ति की बात की थी, अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? पहले वीडियो में मैंने अभिव्यक्ति के बारे में बताया, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। जिस विचारों को हम अपने जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने रखते हैं तो क्या कहा जाता है? मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों के मनोभाव को समझना होता है। जब बच्चा बोलेगा तभी आप उसके विचारों को समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है, उसके विचार क्या हैं। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडारण की वृद्धि करना। मौखिक अभिव्यक्ति से क्या होता है? बालक में नए नए शब्द जो उसने किताबों में पढ़ा उसका सही उपयोग कहाँ पर कर पाता है? जब उसे मौखिक अभिव्यक्ति करने का मौका दिया जाता है। विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश की वृद्धि होती है। जब वो बोलेगा, पढ़ेगा, सुनेगा तो अब जब वो बोलता है, जो चीजें उसने सीखा और बोलता है, उससे क्या होता है? उसके शब्दों के शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। बच्चों में मौखिक वाचन के प्रति उत्साह का संचार होता है। बच्चों में क्या होता है? मौखिक वाचन से क्या होता है? प्रति उत्साह का संचार होता है। जब किसी बच्चे को बोला जाता है कि बेटा तू बोल, तो वो जितनी तेजी से खुशी के साथ खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ता है ना कविताओं को या कहानियों को, उससे क्या होता है? मौखिक वाचन से उसके प्रति उत्साह का संचार होता, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्थानों के नाम आदि इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे जनवरी, हिंदी, आगरा, नरेंद्र मोदी। मतलब एकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। जिनका एक ही अर्थ होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें से एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने या अलग अलग अर्थ देते हैं, जैसे तारा, आंख की पुतली को भी क्या कहा जाता है? तारा। नक्षत्र को क्या कहा जाता है? तारा। कल को क्या कहा जाता है? कल को शोर, मशीन, अगला या पिछला दिन, यह किसको कहा जाता है? कल को कहा जाता है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द,
कुछ शब्द सुनने में इतने मिलते जुलते हैं कि उपयोगकर्ता उन्हें एक ही मान बैठते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होता है। अंश मतलब भाग, अंश मतलब कंधा। मतलब यहाँ पर देखिए सुनने में तो सेम लग रहा है, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अति मतलब बहुत, इति मतलब समाप्त। देखिए दोनों के अर्थ किस प्रकार से बदल रहे हैं, लेकिन जो शब्द हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सेम अर्थ निकालेंगे। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द। पर्यायवाची को ही क्या कहा जाता है? समानार्थी शब्द कहा जाता है। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल का नीर, वारी पानी जल के पर्यायवाची हैं। आंख का नेत्र, नयन, दृग, ये सभी क्या है? नेत्र के, आंख के पर्यायवाची हैं। विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। कुछ शब्द के युग में ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। सुख, दुख, अमृत, विष, आयात, निर्यात, यह सभी क्या है? हमारे विलोम शब्द हैं। कृतवाच्य को उदाहरण से स्पष्ट करें। कृतवाच्य क्रिया के एक रूपांतरण को कहते हैं जिसमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता है अर्थात कर्ता की प्रधानता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर क्या होता है? कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य मोहिनी पुस्तक पढ़ती है। मोहिनी पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर पढ़ती है वो क्रिया है, कर्ता जो है मोहिनी है, इसलिए यह क्या है? कृतवाच्य है। अपठित अवतरण से आप क्या समझते हैं? अपठित अवतरण का मतलब यह होता है कि कभी कभी आप अंग्रेजी जब बुक पढ़ते हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग्स क्या है? अंग्रेजी नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं? पूरे वाक्य को पढ़ लेते हैं, उस वाक्य के हिसाब से यह अंदाजा लगाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। वही क्या है? अपठित अवतरण है। अपठित अवतरण, अपठित अवतरण का अभिप्राय है न पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि छात्र दिए हुए अवतरण के भाव को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने ही समझ सकता है। अपठित अवतरण के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों आते हैं। मतलब मैंने वही बताया ना, जो चीजें मैंने बताया। जैसे हिंदी में कुछ शब्दों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वाक्य के हिसाब से आप उस अर्थ या भाव को अंदाजा लगा पाते हैं कि इसका यही होगा। वही क्या है? अपठित अवतरण है। अब पढ़ते हैं जीवन परिचय के बारे में, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये पूरा याद नहीं करना, मैंने काफी शॉर्ट में बताया है। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1535 ईस्वी में हुआ था। यह कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते थे, यह कृष्ण भक्ति को मानते थे, कृष्ण की पूजा करते थे और यह जन्मांध थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1535 में आगरा के निकट रुनकता ग्राम में हुआ था। रचना की बात करें, सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर पंचीसी, सुर सरावली, मतलब सुर जहां पर है वो किनकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। इस प्रकार से आप संक्षिप्त में बता सकते हैं। और 1640 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इनका जन्म कब हुआ था? 1455 ईस्वी में। जन्म स्थल कहाँ था? वाराणसी जन्मे हुए थे। शिक्षा, अनपढ़ थे। इनके अनुसार मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, मतलब कागज और कलम इन्होंने छुआ नहीं था। इनके शिष्यों ने इनके विचारों को लिखा था। और इनकी रचनाएं हैं बीजक, जिनके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1575 ईस्वी में मगहर में। यह सारी चीजें इनके कबीरदास जी के बारे में इतनी जानकारी है, तो आप बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हैं? बेहतर तरीके से आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आइए जानते हैं बिहारी जी की रचना के बारे में, बिहारी जी के जीवन के बारे में। तो बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? 1603 ईस्वी में। जन्म स्थल ग्वालियर जिला में हुआ था। और रचना की बात करें तो बिहारी सतसई है और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले जीवन परिचय के बारे में। तो अगला जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। जन्म स्थल था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी रचनाएं थी चिंतामणि, नागरी प्रचारणी पत्रिका, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगर इतनी जानकारियां जानते हैं तो आप बड़े ही आसानी से 50 वर्डों में इनके बारे में लिख सकते हैं। अगले जीवन परिचय के बारे में। तो अगला जीवन परिचय है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा। जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। और बढ़ते हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पूर्ण की गई। रचना क्या थी? स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी,
यामा, निहार, रश्मि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी प्रयाग में। तो यह सारी चीजें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लगा दी है कि जिससे आप बड़े ही आसानी से इसको रिवीजन कर सकें। आप जब परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार देख के जाइए, बस सारी चीजें क्लियर है। और यह कंफर्म है कि एक जीवन परिचय आपके परीक्षा में जरूर आने वाला है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म 1880 में हुआ। जन्म स्थल क्या है? लमही ग्राम वाराणसी में हुआ था। शिक्षा बीए तक किया था। इन्होंने रचनाएं क्या थी? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, करबला, संग्राम नाटक था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। मतलब आपको उनका नाम याद रखना है, उनका जन्म याद रखना है, कहाँ पर जन्मे थे, क्या शिक्षा थी और उनकी रचनाएं क्या थी और उनकी मृत्यु कब हुई थी। इतनी जानकारियों में आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले जीवन परिचय के बारे में। तो अगला जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। जन्म स्थल वाराणसी में हुआ था। शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं, तो रचनाएं क्या है? कामायनी, झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और कंकाल, तितली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 जनवरी 1937 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले जीवन परिचय के बारे में। तो अगला जीवन परिचय है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या था? रामचरण था। जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थल चीरगांव, झांसी था। शिक्षा के बारे में इसमें जानकारी नहीं में, तो इनकी रचनाएं क्या है? साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले जीवन परिचय के बारे में। तो अगला जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पिता का नाम बाबू गोपाल चंद था। जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? वाराणसी में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है रचनाएं। भक्त सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, भारत वीरत्व, विजय पताका, बंदर सभा, यह सभी इनकी रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 की हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत जी, यह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत, पिता का नाम गंगा दत्त पंत, 20 मई 1900 ईस्वी को जन्मे थे। कहां पर? कौसानी नामक अल्मोड़ा जिले में। और इनके रचनाएं क्या हैं? पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, चिदंबरम, चिदंबर, 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 कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, लोकायतन, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई थी। अब बढ़ते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कहां पर? सिमरिया ग्राम, मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनकी रचना की बात करते हैं तो इनकी रचना कौन कौन सी है, आइए यह जानते हैं। रचना है इनकी रेणुका। रेणुका जो पूछी भी जाती है, रेणुका इन्हीं की रचना है। और उसके बाद में विजय, विजय, धूप छांव, क्या है? धूप छांव। और इसके अलावा इतिहास का आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रश्मि रथी, नीम के पत्ते इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसको याद रखिएगा। इतनी सारी चीजें अगर आपको जानकारी में है तो आप बेहतर तरीके से किसी भी लेखक का जीवन परिचय सरल तरीके से, संक्षिप्त तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता बताइए। तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? ताकि बच्चे शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएं, शब्दकोश ज्ञान की वृद्धि हो, वाचन बोलने की शक्ति का विकास हो, वाचन को शुद्ध और प्रबोधपादक बनाया जाए, मतलब इफेक्टिव तरीके से बालक बोले, वाचन में गति का विकास हो, अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख का अभ्यास कराना, अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करना, पठन कौशल को विकसित करना, यह हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन की उपयोगिता है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजनैतिक दृष्टि से किसी राज्य के शासन कार्य का जिस भाषा में चलता है उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा, राजभाषा कहा जाता है। मतलब जिस भाषा में राज्य की शासन प्रणाली चलती है उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। मातृभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं है, परंतु हमारे देश में अनेक प्रांत होने के कारण क्या है? अनेक राजभाषाएं हैं, अलग अलग राज्य है, कहीं पर तमिल चलता है, कहीं पर तेलुगु, तो इसलिए हर जगह पर राज्य भाषा अलग अलग है। भाषा शिक्षण में स्वस्वर वाचन का महत्व बताइए।
अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय वाद विवाद गोष्ठियों में अपने बातों को प्रभावी ढंग से कहने को क्या कहते हैं? सस्वर वाचन प्रयुक्त होता है। सस्वर वाचन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का क्या कारण है? संक्षिप्त में लिखिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के विभिन्न कारण होते हैं। इन सभी त्रुटियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। लिखते समय मनोस्थिति के सामान्य न होने से भी अशुद्धियां होती हैं। लिखते समय कार्य करना थकावट होने भी अशुद्धियां होती हैं। शब्दों अथवा लेखन अभ्यास के अभाव के कारण भी अशुद्धियां होती हैं। वर्तनी अशुद्धियों के कारण क्या क्या हैं, यह चीजें मैंने जान ली। उसके बाद में पुस्तकों के मुद्रक छपाई की अशुद्धियां भी प्रभावित करती हैं। अध्यापक भी श्यामपट्ट पर अशुद्ध लिख देते हैं, इससे भी प्रभाव पड़ता है। और लिखते समय अधिक अधिक शीघ्रता करने की अशुद्धियां होती, मतलब जल्दी तेजी तेजी से आप लिखेंगे तो अशुद्धियों की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ हिंदी शब्दों में वर्तनीय सामान्यतः एक रूपता का न होना, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भी क्या होती है? अशुद्धियां होती हैं। अक्षरों, शब्दों, मात्राओं, अनुस्वारों का उचित ज्ञान न होने पर भी अशुद्धियां होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना और चिंतन का कौशल किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? 100 उदाहरण बताइए। कहानी सुनाने से बच्चों में झिझक दूर होती है, उससे कल्पना चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों में कहानी दो तरह की कहलवाई जाती है। कहानी संबंधित कुछ चित्र बच्चों के सामने क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, चित्रों को देखकर कहानी पढ़ता है बच्चा। दूसरा है कि कहानी को पुस्तक में पढ़ें और दूसरों से सुने, फिर उसे अपने शब्दों में कहानी लिखें। मतलब टीचर किसी कहानी को सुनाता है और आप घर पर जाकर बिना किताब में देखे उस कहानी को लिख कर आते हैं, तो उपयुक्त दोनों प्रकार के बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना और चिंतन का विकसित किया जाता है। मतलब दोनों भी कहानियां, चाहे चित्र के माध्यम से बच्चों से कह दें कहानी बताएं, या उन्हें कहानी सुना दें, फिर वो उस कहानी को अपने मन से घर से लिख कर आए, तो यह दो तरीके से कल्पना शक्ति का विकास होता है। भाषा किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हम अपने भाव विचार को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा विचार की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हम अपने भाव विचार को लिखकर बोलकर व्यक्त करते हैं। भाषा विभिन्न रूप होती है। मातृभाषा, सांस्कृतिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। जो पूरे देश की भाषा होती है वही क्या है? राष्ट्रभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो पूरे विश्व में चलती है वही भाषा क्या? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। विदेशी भाषा, दूसरे देशों की भाषा को क्या कहते हैं? विदेशी भाषा कहते हैं। तत्सम, तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो संस्कृत में से वैसे ही ले लिए गए, जो शब्द संस्कृत में से वैसे ही ले लिए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आने के बाद में बदल गए, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें समय, स्थान और लोगों की बद्धता नहीं होती है, पाठ्यक्रम की बद्धता नहीं होती है, वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। और औपचारिक अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग करने पर विचार लिखें। औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग अलग अलग तरीके हैं। औपचारिक भाषा हमेशा शिष्ट और विनय युक्त होती है। औपचारिक क्या होती है? जब आप किसी कार्यालय में जाते हैं तो वहां पर विनय पूर्वक और शिष्ट तरीके से बात करते हैं, जबकि अनौपचारिक भाषा सामान्य बोलचाल के शब्दों में हो सकती है। मतलब जिस भाषा में आप घर पर बात करते हैं उसमें बात करते हैं, तो क्या अनौपचारिक है। औपचारिक में व्याकरण नियमों का पालन करना होता है। औपचारिक में क्या होता है? आपको हर नियम को ध्यान में रख के शब्दों को रखना होता है। लेकिन अनौपचारिक में कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती, केवल आपको भाव स्पष्ट करना होता है। अनौपचारिक भाषा में जिससे बात की जा रही है उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का महोदय, सर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता, संबोधन की जरूरत नहीं होती है। औपचारिक भाषा में मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिन शब्दों का मान्य है उन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक भाषा में आप देशज स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। औपचारिक पत्र के अंत में भावदीय का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में तुम्हारा लिख सकते हैं। जिस भाषा में देश के कार्यभार होते हैं सभी क्या कहलाते हैं? राष्ट्रभाषा कहलाते हैं। लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है, लेकिन जो सहकारी भाषा है पूरे देश की वो क्या है? अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से विश्व के सभी राष्ट्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। मुहावरे से आप क्या समझते हैं? मुहावरा अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण या विशेष अर्थ का प्रतीत कराएं उन्हें क्या कहा जाता है? मुहावरा कहा जाता है। मात्रा किसे कहते हैं? स्व व्यंजन के साथ स्वर के मिलने के लिए जो चिन्हों को जोड़ा जाता है वह मात्रा कहलाता है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती और सभी व्यंजनों से पहले
से ही जुड़ा रहता है। सभी व्यंजनों में पहले से कौन सी स्वर जुड़ा होता है? अ स्वर जुड़ा होता है। वियोग श्रृंगार का कोई उदाहरण दीजिए। वियोग श्रृंगार रस वहां होता है जहां नायक नायिका का प्रेम का बिछड़ने का दुख का वर्णन किया जाता है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रामचरितमानस में है। राम जब सीता जी को रावण उठा ले जाता है लंका के लिए, तब राम क्या करते हैं? पेड़ पौधों से पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ? हे खग मृग हे मृदुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें क्या दिखाया गया? वियोग रस को दर्शाया गया है। अब करुण रस की बात करते हैं। तो करुण रस वहां होता है जहां किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या किसी अत्यंत दयनीय दशा का वर्णन सुनकर मन में शोक भाव उत्पन्न होता है। वहां उत्कृष्ट उदाहरण रामचरितमानस में है कि सुनो पवन सुत रहन हमारी। जब पवन मतलब हनुमान जी लंका में गए थे पहली बार, तो जब विभीषण से मिले थे तो विभीषण ने अपने दुख को कैसे बयां किया था? सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसौं मौजी विचारी। मतलब हे पवन, मैं यहाँ पर राक्षसों के बीच में वैसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक के दो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्रिया का सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इनकी संख्या 6 मानी जाती है। संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से पृथक होने, अलगाव होने का भाव स्पष्ट प्रकट होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वहां पर क्या है? अपादान कारक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।